अगला टॉपिक हमारे पास है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हमें एक रिलेशनशिप बताता है कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में अगर एक चार्ज इनक्लोज्ड है Q, या ऐसा कहें कि किसी क्लोज सरफेस में नेट चार्ज कितना है। नेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, प्लस माइनस जो भी चार्जेस इसके अंदर होंगे, तो नेट चार्ज कितना आएगा वो हमें पता होना चाहिए कि इस क्लोज सरफेस में नेट चार्ज कितना है। तो अगर सपोज एक ही टाइप के चार्जेस हैं कि सबको हम ऐड कर देंगे, प्लस माइनस होंगे, तो उनको हम उस तरह से सम करके नेट चार्ज निकाल लेंगे। तो गॉस थ्योरम हमें ये बताता है कि किसी क्लोज सरफेस में नेट चार्ज कितना है। तो एक रिलेशनशिप बताएगा Q में और एप्सिलॉन नॉट में। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो हमारे पास है उसमें, और Q में इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q में और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशनशिप हमें बताई जाएगी। तो गॉस थ्योरम क्या है, जो इसका स्टेटमेंट है वो ये है, total electric flux through a closed surface enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed। इस epsilon naught को हम बाद में चेंज भी कर देंगे। अगर ये कोई दूसरा मीडियम होता है, तो मीडियम कोई दूसरा होता है तो epsilon naught की जगह epsilon m उस मीडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम epsilon naught ही ले रहे हैं। तो phi e दैट मींस फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमने फ्लक्स की वैल्यू पहले पता कर ली थी, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds होता है। तो E डॉट ds क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ओवर S सरफेस, E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये हमारे पास गॉस थ्योरम का मेन फार्मूला हो गया। फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds इंटीग्रेशन ओवर E डॉट ds Q इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसको अगर मॉडिफाई करना चाहें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो E, अगर एयर की बात करें तो EO इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम है तो EM इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन M इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। जब इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, एप्सिलॉन E नॉट अपॉन EM इज इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट मींस अगर मैं इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना चाहूं, ये एप्सिलॉन M अगर मैं लिख दूं, जैसे मैंने लिखा कि phi E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन M, कोई दूसरा मीडियम रख दिया है, तो एप्सिलॉन m को यहां से मैं रिप्लेस कर दूंगा, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू k एप्सिलॉन से रिप्लेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ रही है गॉसियन सरफेस, इसका हमें भी यूज करना है कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। ये कोई हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस है जो चार्ज को इंक्लोज कर रहा है। जैसे मैंने यहां बताया था कि सपोज एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, तो हम इसको सेंटर लेके एक स्फीयर या सर्कल हम ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर ये चार्ज इंक्लोज हो जाएगा। तो इस जो हाइपोथेटिकल सरफेस हमने ड्रॉ किया है, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट को आप चूज करेंगे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें नॉर्मल आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक जैसी होगी हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट को चूज कर लेंगे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, और जो फ्लक्स होगा इस सरफेस के नॉर्मल होगा। तो इस तरह का जो हाइपोथेटिकल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, इसको इंक्लोज करने के लिए, इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए, उस सरफेस का नाम होगा गॉसियन सरफेस। तो अब हम गॉस थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि गॉस थ्योरम जो है, जो उन्होंने बताया है कि जो रिलेशनशिप बताई है फ्लक्स और Q में, उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने एक प्लस Q चार्ज लिया है, सपोज ये O पॉइंट पे है। अब हम क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस पे, सपोज हमने R डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है। ये जो डिस्टेंस है ये है R। सपोज R डिस्टेंस पे हमने एक
गॉसियन सरफेस चूज कर लिया है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो इस क्यू चार्ज की वजह से सपोज अगर इस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं मैं जिसका एरिया सपोज ds है और इस पूरे सरफेस गॉसियन सरफेस का एरिया अगर मैं s ले लूं तो उसका एक छोटा सा पैच इस s सरफेस का छोटा सा एरिया मैंने ले लिया है ds। तो इस ds जो वेक्टर होगा सपोज जैसे फुटबॉल टाइप का समझ लीजिए, इस पे जो एक स्मॉल सा पैच होगा उस पैच का जो एरिया होगा वो आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल बाहर की तरफ जाएगा। तो सपोज ये जो एरिया है वो ds वेक्टर है और इसकी जो डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन होगी वो, क्योंकि r मैंने डिस्टेंस ले लिया है तो r कैप यूनिट वेक्टर r कैप की डायरेक्शन में होगा। या इस पॉइंट को मैं ऐसे मान लूं कि ये इस पॉइंट को मान लेते हैं P, ये O पॉइंट है ये P पॉइंट है, तो जो ds वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो OP की डायरेक्शन में होगी। OP भी एक वेक्टर है, OP वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, या r को मैं वेक्टर में अगर कन्वर्ट कर लूं तो r कैप की डायरेक्शन में ही ds वेक्टर होगा। अब Q जो चार्ज है प्लस Q चार्ज, अभी हमने बताया था कि इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर की तरफ होगा P पॉइंट पे और ds वेक्टर ऑलरेडी आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल ये बाहर की तरफ है, इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। ds वेक्टर और E जो वेक्टर है इनके बीच का एंगल 0 है, दोनों पैरेलल है। तो अब हमें क्या करना है, हम इस P पॉइंट जो एक पैच है यहाँ पे ये एरिया एलिमेंट, इस पैच पे कितना फ्लक्स जा रहा है वो पता करेंगे। तो उसके लिए पहले क्या कर लेते हैं कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सपोज ये E है, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज है Q अपॉन डिस्टेंस है R और डायरेक्शन है R कैप का। अलोंग OP लिखें या R कैप लिखूं एक ही बात है, ये कोई इक्वेशन नंबर 1। तो हमने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता कर ली है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और डायरेक्शन इसकी R कैप या OP वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट स्टेप, हम अब यहाँ पे इस पैच पे टोटल इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड पैदा हुआ है, इस फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस पैच पे ds एरिया पे या P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लेंगे, कितना होगा। सपोज वहां पे ds जो एरिया है, ये जो ds एरिया है, इस ds एरिया पे सपोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi है, d phi e, छोटा सा हम फ्लक्स ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू बाय डेफिनेशन कितनी होती है, E डॉट ds, ये होता है E डॉट ds। तो E डॉट ds कितना होगा, E की वैल्यू हमारे पास ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और R कैप इसका डायरेक्शन बता रहा था, और डॉट अभी आ गया है E डॉट ds, ये हो गया E डॉट ds। अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है, देखो ये आएगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और इसको A डॉट D अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ds इंटू cos ऑफ द एंगल बिटवीन R कैप एंड ds वेक्टर। तो R कैप और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सीधा 0 हो जाएगा, cos 0, और cos 0 आपको पता है 1 होता है। तो d phi e जो P पॉइंट के अराउंड जो हमने एक पैच लिया है ds, इसमें जो फ्लक्स जा रहा है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, यस cos 0 1 हो गया, ओनली क्या बचा ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओनली ds हमारे पास बच गया है। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमने
अभी ये पता कर लिया है कि जो एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया था ds, मीन जो टोटल सरफेस एरिया था उसका छोटा सा एक पार्ट हमने लिया जिसका एरिया ds था। यहां से फ्लक्स कितना जा रहा है, इक्वेशन नंबर 2 हमने ये पता कर लिया है। अब हम ऐसे मान सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस है वो ऐसे ही पैचेस से मिलके बना हुआ है, ऐसे छोटे छोटे पैचेस से ये मिलके बना हुआ है। तो ds इस तरह से लेंगे, पूरा ये ऐसे बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पूरे सरफेस का जो एरिया निकालेंगे, इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर लेंगे। हम ये मानते हैं कि ऐसे ds इक्वल अमाउंट के जो एरियाज हैं उनसे मिलके एक टोटल एरिया बना हुआ है, कि अब हम ये मानेंगे इस पूरे गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है, लेट इट बी 5 कितना हुआ, क्लोज कर्व इंटीग्रेशन। किसका लेंगे हम, ऐसे ही फ्लक्सेस को हम क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, मींस इंटीग्रेशन ले लेंगे किसका, E डॉट ds, किसका लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम। तो हमारे पास कितना है, ये लिख लीजिए इसे, हम इस d फाई को इंटीग्रेट कर लेंगे, d फाई e, जो अभी हमने निकाला d फाई e को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो फाई e कितना आ जाएगा, ये आ गया क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ओवर दिस सरफेस s, ये आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया है, टोटल फ्लक्स इतना होगा। अब इसमें से जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं जो कि डिपेंड नहीं कर रही इंटीग्रेशन पे, जिनका इंटीग्रेशन नहीं होगा उनको बाहर ले लेंगे। सो फाई e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, और q भी कांस्टेंट है, r डिस्टेंस नहीं बदल रही है, q अपॉन r स्क्वायर, सिर्फ जो वेरिएबल है वो है ds ओवर द सरफेस, ds ही बदल रहा है। तो इस ds को जो बार बार ऐड करते रहेंगे ताकि हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाए इस स्फीयर का, तो हम ले लेंगे इसको, ds को बार ऐड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इस क्वांटिटी को हमें बराबर ऐड करना पड़ेगा, बार ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू ds को, स्फीयर को जिसका रेडियस r है, टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा देयरफॉर फाई e इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम है जो कि हमने इस तरीके से प्रूव किया है।